हेलो दोस्तों, मैं आपसे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीवन हिंदी अकेडमी में। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अपने अपने घर वालों का ध्यान रख रहे होंगे। संविधान के पिछले वीडियो में हमने संविधान के निर्माण के विषय में कुछ जानकारियां ली थी। इसी क्रम में आज हम अगले भाग में संविधान की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं संविधान की हमारी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता क्या है हमारे संविधान की? ठीक है, ये विशेषताएं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। ठीक है, पहला विशेषता है कि हमारे देश का संविधान क्या है? सबसे लंबा और लिखित संविधान। क्या है हमारे देश का संविधान? सबसे लंबा है और लिखित संविधान है। ठीक है, हमारे देश का संविधान क्या है? सबसे लंबा, क्योंकि इसमें 395 प्लस से भी ज्यादा अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां और हमारे कई भाग भी हैं। ठीक है, जो हमारे संविधान को सबसे लंबा बनाते हैं। ठीक है, और रिटर्न फॉर्म में भी हमारे संविधान के सभी अनुच्छेद, सभी भाग और सभी अनुसूचियां क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हैं। इसलिए हमारे संविधान क्या है कि लिखित संविधान है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहला लिखित संविधान कौन सा है? सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? फर्स्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का है? पहला लिखित संविधान कहाँ का है? हमारे किस देश का है? तो वो है अमेरिका का। कहाँ का? यूएसए का। अमेरिका को यूएसए भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे लंबा और लिखित संविधान कहाँ का? अपने हमारे देश का है, भारत का। और यह क्या है? सबसे फर्स्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का है? यूएसए का है। ठीक है, ये पार्ट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। दूसरा क्या है? कठोर और लचीला। हमारे देश का संविधान क्या है? कठोर भी है और हमारे देश का संविधान क्या है? कठोर है और लचीला भी है। क्या है? कठोर है और लचीला। आज आइए जानते हैं कि हमारे देश के संविधान को कठोर क्यों बोलते हैं। इसके बारे में क्यों कहते हैं कठोर? क्योंकि हमारे देश में की जो मूल विशेषताएं हैं, प्रस्तावना में हमारे देश के संविधान की जो मूल विशेषताएं दी हुई हैं, उनमें हम कोई भी संशोधन नहीं कर सकते हैं। यह कब कहा गया? केशवानंद भारती केस में। किसमें कहा गया था? केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय आया था। इसके द्वारा कहा गया था कि हमारे देश की मूल विशेषताओं में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। 1973 में ये डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ठीक है, और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस केस में क्या कहा गया कि मूल विशेषताओं में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ये प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे देश का संविधान कठोर क्यों है? क्योंकि हम अपने देश की मूल विशेषताओं में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और लचीला क्यों है? ये भी पॉइंट है, क्योंकि हम मूल विशेषताओं को छोड़कर जरूरत के हिसाब से हम अपने हिसाब से हमारे देश के विभिन्न अनुच्छेदों में वो संशोधन कर सकते हैं। और क्योंकि हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं मूल विशेषताओं को छोड़कर, इसलिए हमारे देश संविधान में क्या कहा गया? लचीला भी कहा गया। संविधान का संशोधन कर सकते हैं। तो दो बातें एक साथ हमारे देश के संविधान में आ गई। पहला क्या? सबसे लंबा और लिखित संविधान है, हमारे देश की विशेषता है। और पहला रिटर्न संविधान कॉन्स्टिट्यूशन किस देश का था? यूएसए का था। और हमारे देश का संविधान क्या है? कठोर है और लचीला भी है। कठोर किस लिए? क्योंकि हम अपने देश की जो संविधान उसकी मूल विशेषताओं में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यह बात कब कहा गई? सुप्रीम कोर्ट के में निर्णय आया, सुप्रीम कोर्ट का केशवानंद भारती केस में 1973 में कहा गई ये बात। और लचीला क्यों है हमारे देश का संविधान? क्योंकि संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं मूल विशेषताओं को छोड़कर, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर कई मतलब समय बदल जाता है,
ठीक है, आज हमारी जरूरत कुछ थी और आगे चल के जरूरत कुछ हो जाएगी, तो इस हिसाब से हम अपने देश के संविधान में संशोधन। हम लोगों ने अभी तक संविधान की 2 विशेषताएं पढ़ी, और तीसरी क्या हमारे देश के संविधान की विशेषताएं, क्योंकि हमें मत देने का अधिकार है। क्या है? हमें राइट टू वोट है। क्या है? हमें राइट टू वोट है। सार्वभौमिक, क्या है? हमें सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार है। क्या है? हमारे पास राइट टू वोट है। ठीक है, अब हम किस उम्र में वोट डालते हैं? 18 वर्ष की आयु में हम क्या करते हैं? अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं और अपने इच्छा से अपने योग्य नागरिक को चुन सकते हैं, योग्य प्रत्याशी को चुनाव में जिता सकते हैं। क्या? 18 वर्ष की आयु है। और पहले क्या थी? थोड़े दिन पहले 21 वर्ष की थी। 21 वर्ष की आयु थी वोट डालने की। यहाँ से पॉइंट बनता है, क्वेश्चन आता है कि हमारे देश के संविधान में किस संशोधन में 21 वर्ष की आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया मत देने के अधिकार को लेकर। तो हम क्या बताएंगे? 61 अमेंडमेंट एक्ट, मतलब 61 संविधान संशोधन के जरिए हमने 61वें संविधान संशोधन के जरिए कब हुआ था? 1989 में हुआ था। ठीक है, तो सार्वभौमिक मताधिकार हमारे पास है, हमारे पास राइट टू वोट है। ठीक है, ये क्या हमारा मौलिक अधिकार परंतु नहीं है। मतलब क्या जो मत देने का अधिकार है वो हमारा मौलिक अधिकार नहीं, ये हमारा कानूनी अधिकार है। ठीक है, तो क्या है? 18 वर्ष की आयु में हम वोट डाल सकते हैं। 18 वर्ष कब की गई? 21 वर्ष से, क्योंकि 61 अमेंडमेंट एक्ट 1989 के द्वारा। और 21 वर्ष की आयु जब थी, तो अब जब हमारा देश मतलब आजाद हुआ था, तो हमारे देश में पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम थी, इसलिए वहां जब संविधान सभा के में जो उपस्थित लोग थे उन्होंने मतदान देने की आयु 21 वर्ष रखी थी। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो आगे चलते हैं। हमारा देश क्या है? धर्म निरपेक्ष राज्य है। क्या है? धर्म निरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर किसी भी धर्म को कोई स्पेशल चीजें नहीं दी हुई है। सभी धर्म भारत के संविधान के धर्म में एक समान है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। सभी धर्म जात के लोग संविधान के धर्म में एक समान है। ठीक है, क्या हमारा देश क्या है? अ सेकुलर स्टेट। संविधान के धर्म में कोई छोटा बड़ा, कोई धर्म ज्यादा बड़ा नहीं है, सब समान रूप से हैं। ठीक है, 5वीं विशेषता क्या है हमारे देश के संविधान की? क्या है कि यहाँ पे संसदीय सरकार है। ठीक है, क्या है? संसदीय सरकार है। 18 वर्ष से अधिक लोग जिस भी पार्टी को, जिस भी दल को वोट करते हैं, और उसकी वोटिंग क्या होती है? जब वोटिंग काउंटिंग होती है और उसको क्या मिलते हैं? आधे से अधिक मत मिलते हैं, तो क्या करता है? हमारे देश में सरकार बनाता है और लोगों के हित के लिए कार्य करता है। तो क्या होता है? बहुमत दल की हमारे देश में क्या बनती है? सरकार बनती है। बहुमत दल की सरकार बनती है हमेशा। ठीक है, तो पहली तीसरी विशेषता क्या हो गई? सार्वभौमिक मताधिकार है, मत देने का अधिकार है। हमें मत देने का अधिकार क्या है? कानूनी अधिकार है। ठीक है, 18 वर्ष की आयु है मत देने की, और यह कब बनी? 61वें संविधान संशोधन से 1989 में यह हमें अधिकार प्राप्त हुआ। पहले क्या थी? 21 वर्ष की आयु थी। और हमारा देश कैसा? धर्म निरपेक्ष राज्य है। किसी भी धर्म को कुछ छोटा बड़ा नहीं माना गया, सभी धर्म संविधान के धर्म में क्या है? समान है। और क्या है? संसदीय सरकार है, जिसमें बहुमत दल की सत्ता बनती है। ठीक है, छठी क्या है? हम लोगों ने संविधान की 5 विशेषता पढ़ ली। ठीक है, और एकल नागरिकता। 6ठी विशेषता क्या है? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, जैसे हम भारत, इसका मतलब क्या? जैसे हम भारत के नागरिक हैं तो हम भारत के ही नागरिक कहलाएंगे। भारत के राज्यों की, जैसे हम अमेरिका में क्या है? जैसे आप एक अमेरिका की सिटीजनशिप उनको मिलती है, अमेरिका के नागरिक को, और फिर जिस प्रांत में रहते हैं उसकी भी सिटीजनशिप उनको दी जाती है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। अगर हम भारत में रहते हैं और किसी भी राज्य में हो तो हम क्या होंगे? भारत के ही नागरिक कहलाएंगे। ठीक, एकल नागरिकता का मतलब समझ में आया? तो अब हम आगे बढ़ते हैं 7वीं विशेषता की तरफ। 7वीं विशेषता क्या हमारे देश के संविधान की? हमने 6 विशेषता पढ़ ली। और 7वीं विशेषता क्या है हमारे देश के? स्वतंत्र और एकीकृत। क्या है? स्वतंत्र और एकीकृत
न्यायपालिका। इसका मतलब क्या है कि हमारे देश में जो न्यायपालिका है, क्या है, जो हमारे देश में न्यायपालिका है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। किसी भी सरकार का उस पर किसी भी मामले में कोई दबाव नहीं है, वो अपने डिसीजन लेने में स्वतंत्र है। ठीक है, स्वतंत्र का मतलब समझ में आ गया। और एकीकृत का मतलब क्या, हमारे देश में क्या है, पहले सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे क्या है, हाई कोर्ट आती है, फिर अधीनस्थ कोर्ट आती है, अधीनस्थ कोर्ट, और जिले वाइज जो कोर्ट आती हैं। ठीक है, 3 हमारे देश में अदालत होती हैं। इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन क्या होते हैं, सभी मानते हैं और यह डिसीजन मानने के लिए आबद्धकारी है दोनों कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को सभी को मानना पड़ता है, यह आबद्धकारी, इसलिए इसको क्या कहता है, एकीकृत न्यायपालिका कहा जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को सभी को मानना आबद्धकारी है, सभी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को मानेंगे। ठीक है, स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका है हमारे देश में। हमारे देश की न्यायपालिका पर किसी का भी कोई दबाव नहीं है। 8वां पॉइंट हो गया कि जो हमारे देश में है त्रिस्तरीय सरकार है। क्या है, त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था है, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली। क्या है, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली हमारे देश में। पहला कौन कौन सी है, केंद्र में सरकार बनती है हमारे देश में, केंद्र सरकार होती है, ठीक है, जिसका क्षेत्र संपूर्ण भारत होता है। फिर उसके बाद एक बनती है राज्य सरकार बनती है, जो हमारे राज्यों में शासन करती है। क्या बनती है, राज्य सरकार होती है। फिर उसके बाद होती है स्थानीय सरकारें, स्थानीय सरकारें होती हैं। ठीक है, स्थानीय सरकारों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला क्या है, ग्राम पंचायत, ठीक है, दूसरा क्या है, नगर निगम। यह इसको ग्रामीण स्वशासन या शहरी स्वशासन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो कब जोड़ा गया था हमारे देश में, 11वीं अनुसूची के माध्यम से जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची के माध्यम से जोड़ा गया था। और इसमें 29 विषय हैं। कितने विषय हैं, 29। ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ग्राम पंचायतें कितने विषय पर अपने क्षेत्र का शासन चला सकती है, कितने विषय पर कार्य कर सकते हैं। तो उनके पास कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। उसी तरह क्या है, नगर निगम 12वीं अनुसूची में है, शहरी स्वशासन इसको बोलते हैं। और इसमें विषय की संख्या कितनी है, 18। ठीक है, तो इसमें विषय कितने हैं, 18। तो हमारे देश में क्या है, त्रिस्तरीय सरकार प्रणाली है, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार है, केंद्र में मतलब पूरे इसका क्षेत्र पूरा संपूर्ण भारत होता है। फिर उसके बाद आती है राज्य सरकारें, ठीक है, फिर उसके बाद आती है स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकारों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, ग्राम पंचायत और नगर निगम। ग्राम पंचायत को 11वीं अनुसूची के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया और नगर निगम को 12वीं अनुसूची के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इसमें 29 विषय हैं और इसमें कितने विषय हैं, 18 विषय हैं। और अब हम आइए जानते हैं आगे कुछ संविधान की विशेषताएं। और हमारे देश में क्या है, आपातकालीन प्रावधान है। क्या है, आपातकालीन प्रावधान है। क्या है हमारे देश में, आपातकालीन प्रावधान है। ये फिर क्या है, हमारे देश के संविधान की विशेषताओं में आते हैं। तो कितने प्रावधान है आपातकाल के, पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा है राज्य आपातकाल। क्या है दूसरा, राज्य आपातकाल। तीसरा क्या है, वित्तीय आपातकाल। तीसरा क्या है, वित्तीय आपातकाल।
वित्तीय आपातकाल याद रखिएगा, हमारे देश में अभी एक भी बार लागू नहीं हुआ। वित्त का संकट हमारे देश में अभी तक एक भी बार नहीं आया है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू, जब युद्ध का होता है तब ये राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है। तो ये आपातकाल के समय इतने प्रावधान हमारे संविधान में दिए गए हैं जो संविधान की विशेषताओं के रूप में कार्य करते हैं। ये हमारे देश के संविधान में आर्टिकल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत रखे गए हैं, ये आर्टिकल 356 के अंतर्गत रखे गए हैं और ये आर्टिकल 360 के अंतर्गत रखे गए हैं। यह एक बृहद टॉपिक है, आपातकालीन प्रावधानों के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। जब हम आगे आगे जैसे क्लास होती रहेंगे तो इसमें हम डिटेल से अध्ययन इसके बारे में करेंगे। इसमें बहुत से पॉइंट क्लियर करने वाले हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ाते हैं। आगे विशेषता क्या है हमारे देश की सरकार की, क्या है, संघीय सरकार होते हुए भी कौन सी, हमारे देश में सरकार कैसी है, संघीय सरकार है। तो संघीय सरकार होते हुए भी, संघीय सरकार होते हुए भी एकात्मक की ओर झुकाव, क्या है, संघीय सरकार होते हुए भी एकात्मक की ओर झुकाव। इस पॉइंट से पेपर में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी विशेषताओं में यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है। संघीय सरकार होते हुए भी एकात्मक की ओर झुकाव कैसे है, आइए समझते हैं। ठीक है, संघीय सरकार की विशेषताओं के बारे में। ठीक है, संघीय सरकार मान लो एक तरफ डाली हेडिंग और दूसरी तरफ क्या डाली, संघीय सरकार, और दूसरी तरफ हेडिंग डालते हैं एकात्मक सरकार। इनके बीच में डिफरेंस जान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, संविधान क्या होता है, लिखित संविधान होता है। क्या होता है जो संघीय सरकार में, लिखित संविधान, जैसे कि हमारे देश में है, लिखित संविधान होता है। ठीक है, लिखित संविधान, और इसमें क्या होता है, लिखित संविधान होना जरूरी नहीं होता। इसमें जरूरी नहीं है कि लिखित संविधान हमारा हो। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें होता है सारी शक्तियां, शक्तियों का विभाजन जो होता है, शक्तियों का विभाजन होता है। इसमें क्या होता है, शक्तियों का विभाजन होता है। शक्तियों का इसमें क्या होता है, विभाजन होता है, मतलब केंद्र और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है। केंद्र के पास अपने कुछ राज्य सूची के केंद्र सूची के विषय होते हैं, वह उन पे कानून बनाता है, उन तरीकों से शासन हमारे देश में चलाता है, और राज्य के पास अपने राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है और सरकार चलाता है अपने राज्य पर। ठीक है, परंतु यहाँ पर एकात्मक सरकार में क्या होता है, शक्तियों का विभाजन नहीं होता है। केंद्र सरकार के पास सारी शक्तियां होती है, वो चाहे तो राज्य को शक्तियां दे और चाहे तो ना दे। ठीक है, तो इसमें क्या, शक्तियों का विभाजन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ का संविधान क्या है, कठोर और कठोर होता है। लिखित का संविधान क्या होता है, संघीय सरकार का कठोर होता है, और यहाँ का क्या होता है, कठोर और लचीला, कठोर और लचीला। ठीक है, बस इसी पॉइंट से हमारा देश सरकार क्या होता है, हमारे देश का संविधान संघीय सरकार होते हुए एकात्मक की ओर झुकाव है, क्योंकि हमारे देश की सभी विशेषताएं तो क्या है, संघीय सरकार की है, परंतु एक विशेषता क्या है, एकात्मक की है। इसलिए क्या कहते हैं, हमारे देश के संविधान को संघीय होते हुए भी हमारे देश का संविधान कठोर और लचीला है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, संघीय सरकार होते हुए भी एकात्मक की ओर इसका झुकाव है। ठीक है, आगे पॉइंट का क्लियर करते हैं कि हमारे देश में क्या होता है, द्वैत शासन होता है, मतलब दो स्तरों पर सरकार बनती है, दो स्तरों पर सरकार बनती है। और इसमें क्या होता है कि केंद्र की ओर सरकार बनना जरूरी होती है, केंद्र का ही पूरा शासन होता है, पूरे देश में केंद्र का ही शासन होता है। और इसकी विशेषता क्या होती है दूसरी, कि यहाँ पे संविधान क्या होता है, सुप्रीम होता है। क्या होता है, संविधान से ऊपर कोई नहीं होता है, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि होता है।
क्या होता है यहाँ संविधान सर्वोपरि होता है और यहाँ पे संविधान सर्वोपरि नहीं होता है। और विशेषताएं अगर इनकी देखी जाए संघीय सरकार की, तो इसमें क्या होता है स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। ठीक है, इसमें कोई भी मतलब उनकी न्यायपालिका में किसी का भी कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है एकात्मक सरकार में कि जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकती। तो ये भी एक पॉइंट है जो पेपर में पूछा जाता है। ये हमारी कुछ विशेषताएं हो गई संघीय सरकार की और ये कुछ एकात्मक सरकार की विशेषताएं हो गई। तो याद रखेंगे कि हमारे देश के संविधान में कुछ आपातकालीन प्रावधान है। ठीक है, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल है जो आर्टिकल 352 के अंतर्गत आता है। तो इसके बाद क्या है राज्य आपातकाल। राज्य आपातकाल किसके अंतर्गत आता है आर्टिकल 356 के अंतर्गत। फिर उसके बाद आता है वित्तीय आपातकाल जो आता है आर्टिकल 360 के अंतर्गत। हमारे देश में संघीय सरकार होते हुए भी एकात्मक की ओर क्या है झुकाव है। संघीय सरकार की विशेषताएं क्या होती है, इसमें लिखित संविधान होता है। इसमें लिखित संविधान होना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है शक्तियों का विभाजन होता है। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियां बांटी जाती हैं और इसमें शक्तियां केंद्र के पास ही सारी शक्तियां होती है। वो चाहे तो दे, वो चाहे तो न दे। फिर उसके बाद क्या होता है यहाँ का संविधान कठोर होता है। ठीक है, और यहाँ का संविधान क्या होता है कठोर और लचीला। बस इसी एक विशेषता के कारण जो एकात्मक सरकार से ली गई है हमारे देश के संविधान को हमारे देश की सरकार को एकात्मक की ओर झुकाव कहते हैं। ठीक है, दो स्तरों पर यहाँ पे सरकार बनती है, केंद्र में राज्य पे। और यहाँ पर केंद्र में सरकार तो बनती है तो राज्य बनना है न बनना जरूरी नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होता है संविधान सर्वोपरि होता है, यहाँ पर संविधान सर्वोपरि नहीं होता। हमारे देश में जो संविधान लिखा गया वही बातें मानी जाती हैं और उसी के हिसाब से पूरे देश का शासन चलाया जाता है। परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है। और यहाँ पर क्या होती है स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका होती है। मतलब न्यायपालिका स्वतंत्र होती है संघीय सरकार में अपने निर्णय लेने के लिए, परंतु एकात्मक सरकार में ऐसा नहीं होता, न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होती है। ठीक है, तो आगे जानते हैं कुछ और विशेषताएं। ठीक है, हमने जाना कि हमारे देश के संविधान को संघीय सरकार होते हुए भी एकात्मक की ओर झुकाव कैसे है और इसी झुकाव के कारण हमारे देश को के संविधान को क्या कहा जाता है अर्धसंघीय। हमारे देश की सरकार को अर्धसंघीय सरकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है अर्धसंघीय सरकार। अर्धसंघीय सरकार यह नाम किसने दिया था अर्धसंघीय सरकार का? यह नाम दिया था केसी वियरे ने। क्या था केसी वियरे ने यह नाम दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि हमारे देश का संविधान कठोर और लचीला है होता है जो एकात्मक की विशेषता है। परंतु संघीय सरकार की विशेषता क्या होती है कि देश का संविधान जो है वह बहुत कठोर होता है और इसकी इसी विशेषता के कारण हमारे देश के संविधान को केसी वियरे जी ने क्या कहा अर्धसंघीय सरकार कहा था। ठीक है, हमारे देश के संविधान में कुछ क्या दिए गए हैं मौलिक अधिकार भी प्राप्त हुए हैं। जो भारत में जन्मा है उसे कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं या जो भारत का नागरिक है उसे भी मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं भारत के नागरिक होने के तहत। ठीक है, या हमारा संविधान हमें कुछ मौलिक अधिकार देता है जो हमसे नहीं छीने जा सकते, सामान्य परिस्थितियों में हमसे नहीं छीने जा सकते। ठीक है, हमारे देश का सरकार संविधान हमें नीति निर्देशक तत्व हैं। क्या है? नीति निर्देशक तत्व। ये क्या होता है इनके बारे में जानते हैं। ठीक है, इनकी मदद से हमारे देश की जो सरकार होती है वह शासन करती है हम पे। किस प्रकार से शासन करना है वह नीति निर्देशक माध्यम के तत्व के माध्यम से तय होता है। ठीक है, और हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। भारत के नागरिक होते हुए हमारे देश के हमारे कुछ क्या है कर्तव्य भी हैं जो क्या कहलाते हैं मूल या मौलिक कर्तव्य कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हुई हमारे देश के संविधान की विशेषताएं जो बहुत परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। जैसे अभी हमारी कौन सी परीक्षा आने वाली है? यूपीएसआई, लेखपाल, आने वाली एनटीपीसी के पेपर चल रहे हैं जिनके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है यह संविधान की विशेषताएं। ठीक है, तो हमारे देश के संविधान की कुछ विशेषताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, धन्यवाद।